तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी फोटोन के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये जो 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स के अंदर हम किसकी डिस्कशन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फोटोन की बात करेंगे कि फोटोन कैसा होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, जब वो मीडियम के अंदर जाती है लाइट तो उसके फोटोन कैसे चेंज होते हैं, वो सारी बातें करनी है। तो देखो पहला पॉइंट इसमें ये है, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इट मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटोन। मतलब ये है कि आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। देखो आप एक दिमाग में पिक्चर बना सकते हो कि लाइट जब ट्रेवल करेगी, मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, कौन है यहाँ पे? सोर्स। तो इससे चारों तरफ लाइट बाहर निकल रही है, तो जब लाइट इसकी तरफ जा रही है टारगेट की तरफ, तो ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी? एक पार्टिकल की फॉर्म में, सॉरी एक वेव की फॉर्म में। और जब ये टकराएगी सरफेस के ऊपर तो एक पार्टिकल की फॉर्म में टकराएगी। मतलब आप ये मान लो कि एक पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है और यहाँ पे जाके टकराया, और टकरा के क्या हो गया? फूट गया। यहाँ पे फूट गया तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी इसने? इस सरफेस को दे दी। तो सरफेस चमकने लग जाती है। फिर जैसे यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर जब लाइट गिर रही है तो ये सरफेस चमक रही है। यहाँ पे अगर लाइट नहीं होती तो यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखाई देती। तो सरफेस के चमकने का रीज़न क्या है? कि यहाँ पे कुछ फोटोन आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली इन सोर्सेज से फोटोन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और टकरा के इस सरफेस को अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। इसकी वजह से सरफेस चमकती हुई आपको दिखाई देगी। तो जब ये ट्रेवल कर रही है लाइट तो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी? वेव की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब ये इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ में, मैटर मतलब मटेरियल के साथ में, किसी सरफेस पे टकरा रही है या किसी भी मैटर से टकराए, तो टकराते टाइम पे वो किसकी तरह बिहेव करेगी? एक पार्टिकल की फॉर्म में, मतलब पार्टिकल नेचर शो करेगी लाइट उस टाइम पे। तो ऐसे फोटोन आ रहे हैं, आगे टकरा रहे हैं और सरफेस को एनर्जी देते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा आसानी होगी। फिर है ईच फोटोन हैज़ एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा एंड मोमेंटम पी इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, या जिसको हम एच अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। देखो दो फॉर्मूले बताएं, एक तो कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो ये तो हमको पहले से पता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, बात करी थी ना अपन ने। या इसको क्या लिख सकते हो? ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। मोमेंटम क्या चीज़ होती है? मास इंटू वेलोसिटी। तो जो फोटोन है उसका मास एक बार एज्यूम कर लेते हैं m, और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो लाइट की वेलोसिटी क्या है? c, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो m इंटू सी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्या है? ये है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूं, देखो एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीके से आप अगर एनर्जी कैलकुलेट करते हो फोटोन की तो आएगी एच सी बाई लेमडा, और दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हो उसका मास एम एज्यूम करके तो आता है एम इंटू सी स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, इक्वल पुट करोगे तो एम इंटू सी स्क्वायर इक्वल बनेगा एच सी अपॉन लेमडा, एक सी कैंसिल। तो एम इंटू सी जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, ये किसके बराबर आएगा? एच अपॉन लेमडा। पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोमेंटम को, तो एच अपॉन लेमडा के बराबर होगा। ऐसा आप लिख सकते हो इसको। तो ये लिखने का तरीका है। लेमडा को आप क्या लिख सकते हो? लेमडा को आप ये भी लिख सकते हो ना, लेमडा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। तो आप इसी फॉर्मूले में आप सी अपॉन न्यू पुट करोगे तो ये एच न्यू बाई सी भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। मोमेंटम इक्वल्स टू एच, और लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे? सी अपॉन न्यू। क्या बनेगा ये? एच न्यू अपॉन सी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा या फिर एच न्यू बाई सी, ठीक है। तीसरी चीज है, irrespective of the intensity of radiation, all the photons of a particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy E equal to h nu and the same momentum। ये बोल रहा है कि चाहे लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी आप रख लो, अगर आप येलो कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो तो येलो कलर का बल्ब चाहे 100 वाट का यूज़ करो या 500 वाट का या 1000 वाट का, उसके फोटॉन्स की एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब है। फिर अगला पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ ए given frequency or wavelength on a metal surface, there is only increase in the number of photons per second falling on that surface while each photon is having the same energy। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? सरफेस के ऊपर जो लाइट गिरती है, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो उससे जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे।
और ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे तो ज़्यादा एनर्जी सरफेस को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है। हर एक फोटोन की एनर्जी उतनी की उतनी है। 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हो तब भी उतनी है, 500 वाट का बल्ब यूज़ करोगे तब भी उतनी है। बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, 100 वाट के बल्ब से 100 फोटोन एमिट होते हैं और 500 वाट के बल्ब से 500, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, उससे एनर्जी नहीं बढ़ती फोटोन की। तो ये बताना चाह रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है ऑल द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू द स्पेस विद द सेम स्पीड विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। भाई लाइट के पार्टिकल्स है तो किसकी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, लाइट की वेलोसिटी से, और लाइट की स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा जो स्पीड अचीव कर सकते हैं ना अपन वो यही है, किसी भी चीज़ की स्पीड मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच शोज ए डेफिनेट एनर्जी और कलर डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। ये बोल रहा है कि जब फोटोन या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसके फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, कलर कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। क्या चीज़ चेंज होती है हमेशा, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो एक बॉल है आपके पास में, बॉल को फोटोन मान लो, बॉल को आपने पानी के अंदर फेंका तो जितना स्पीड से वो हवा में जा रही थी पानी के अंदर उससे कम स्पीड से जाएगी। आपने देखा होगा वो डेंसर मीडियम आ गया तो धीरे धीरे जाएगी पानी के अंदर। तो उसी तरीके से फोटोन के लिए भी अपन इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोन जब किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो जितना उसकी पहले स्पीड थी ना, अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम। डेंसर मीडियम क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होगी। आप बॉल को ऐसे सीधा फेंकोगे लेकिन आप देखोगे वो थोड़ी टेढ़ी जाएगी नीचे पानी के अंदर, रेजिस्टेंस की वजह से, वाटर रेजिस्टेंस की वजह से। तो उसी तरीके से लाइट की डायरेक्शन भी, उसके फोटोन्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और क्या चीज़ चेंज नहीं होती, कभी भी कलर चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी और कलर कौन डिसाइड करेगा, लाइट का सोर्स। ठीक है, याद रखना, ये सोर्स से पता चलता है कि कौन सी कलर की कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एमिट कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट विच इज ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होती है मीडियम के अंदर, इसलिए स्पीड भी अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम के अंदर फोटोन्स की। अगला पॉइंट है फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हेंस फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे आपने मान लो लेजर लाइट आपके पास में, लेजर लाइट आपने ऐसे डाली दीवार की तरफ, आपको एक डॉट, एक रे जाती हुई दिखेगी ऐसे, सपोज करो। अगर मान लो थोड़ा सा एकदम ट्रांसपेरेंट होगा तब तो नहीं दिखेगा उसमें, लेकिन आप एक मान लो एक टब है उसमें पानी भर रखा है और उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दो, थोड़ा या थोड़ा साबुन मिला दो उसके अंदर, थोड़ा वाइट वाइट सा अगर पानी होगा उसके अंदर लेजर लाइट आपको ऐसे जाती हुई दिखेगी। अब आप क्या करो, उसके पास में मैग्नेट को लेके जाओ या वहाँ पे आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जाओ, तो आप देखोगे कि लाइट डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वैसे जा रही, जैसे पहले जा रही थी वैसे जाती रहेगी। इसका मतलब कि लाइट अनचार्ज होती है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लाइट या फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। ये इसका कंक्लूजन है मतलब। ठीक है, अगला पॉइंट है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। देखो फोटोन रेस्ट में तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लाइट कभी रेस्ट में हो सकती है क्या, कि भी लाइट आ रही है और यहाँ पर रुक गई फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आगे जा रही है, कभी नहीं होगा ना ऐसा। इसका मतलब लाइट हमेशा चलेगी, या तो चलेगी या फिर टकरा के कहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, खत्म, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। तो फोटोन भी कभी रुकेगा नहीं, तो फोटोन जब रुकता ही नहीं है तो उसका रेस्ट मास क्या मानेंगे, हमेशा जीरो। जब वो रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, रेस्ट कंडीशन में फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका मास हम क्या मानते हैं, जीरो, ऐसे याद रखना है। और एक इक्वेशन है, इसको हम मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बोलते हैं। मूविंग कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो बराबर होता है रेस्ट कंडीशन में मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस v² अपॉन c²। v क्या होता है, उसकी स्पीड, v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे हमने जो पार्टिकल की स्पीड ली है वो कितनी है, कौन किसकी बात हो रही है, फोटोन की, तो वो तो c के बराबर ही होगी, लाइट की स्पीड के बराबर। तो ये क्या आएगा, c² अपॉन c² यानी 1, और 1 माइनस 1 क्या बनेगा, जीरो। जीरो को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। m0 को हम बोलते हैं रेस्ट मास। तो रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का जीरो होता है। इसका कंक्लूजन ये निकला, कोई खास पॉइंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि फोटोन रेस्ट कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसका रेस्ट मास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कहना ये चाह रहे हैं अपन। ठीक है जी।